नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक बार फिर बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श मौजूद हैं। कोरोना संकट की पहली लहर से दूसरी लहर तक की जो संघर्षपूर्ण यात्रा इस जनपद की रही, उसका नेतृत्व आपने किया अपनी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ। बहुत बहुत स्वागत है डीएम साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डीएम साहब, ये जो संकट का दौर है और ये दौर अभी भी बना हुआ है, हालांकि अब दूसरी लहर की जो तीव्रता थी वो कम हो रही है, लेकिन पहली लहर से अब तक का जो अनुभव रहा आपका बतौर जिला अधिकारी और एक टीम लीडर, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो ये युद्ध है कोविड के खिलाफ, उसमें जो हमारे जिलों के जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, वो एक लोकल कमांडर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा दौर था, किस तरह से इस दौर का सामना किया पूरी टीम ने? जी, बात सही है। पिछले मार्च 2020 के बाद से किसी न किसी तरीके से हम सभी इस महामारी से लड़ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं। बीच में एक दौर आया था जब थोड़ा सा इसकी तीव्रता कम हुई थी, लेकिन अचानक फिर मार्च के महीने में बहुत प्रचंड रूप से ये वापस आ गया हमारे प्रदेश में। बाकी प्रदेशों में कुछ पहले आ गया था और ये हर बार एक नई चुनौती देता है। इसकी खासियत ये है, खूबी ये है कि पिछली बार जब ये पैंडेमिक आया था तब हमारी चुनौतियां कुछ और थी। तब शायद इतने लोग इससे ग्रसित नहीं हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो उसकी दिक्कतें आई थी, जो हमारे माइग्रेंट्स आ रहे थे विभिन्न प्रदेशों से, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना, सुनिश्चित करना कि वो सुरक्षित रहें, उनसे परिवार उनके सुरक्षित रहें, वो एक चुनौती थी जो कुछ हद तक लोगों की रोज़ी रोटी छिन गई थी लॉकडाउन के कारण। उन लोगों को उस आपदा की स्थिति में उन तक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवाना, खाना पीना मुहैया करवाना। और एक बार जब कम हुआ था कोरोना की मार पिछले साल, तो उनको वापस से उनको एक नई जीवन की शुरुआत करवाना, एक नौकरी दिलवाना, या वापस वो गए थे जहाँ से वो काम कर रहे थे, जहाँ से आए थे, वो एक चुनौती थी। और इस बार की चुनौती जो है वो मैं कहूँगा कि बहुत रैपिडिटी से आई। और इस बार की चुनौती काफ़ी हद तक एक मेडिकल चुनौती थी, जिसमें कि बहुत तीव्रता से ये संक्रमण बढ़ रहा था। जो पॉजिटिविटी रेट थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अपने ज़िले की हम बात करें अगर, तो लास्ट ईयर जो हमारा हाईएस्ट आया था वो शायद कभी 150-200 के बीच में प्रतिदिन आया था। इस बार वो 500 के ऊपर भी पहुंच गया था। और लगातार वो दौर था अप्रैल 15 से लेके मुझे लगता है मई के शुरुआत तक, जब हर दिन काफ़ी मात्रा में लोग संक्रमित हो रहे थे। और संक्रमण की जो सीवियरिटी थी वो भी इस बार बहुत तीव्र हो रही थी। पिछली बार ये था कि जो संक्रमित हो रहे थे हार्डली कोई था जिसको वास्तव में सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता थी। वो अगर होम आइसोलेशन में रहता तो भी स्वस्थ हो सकता था। इस बार काफ़ी संख्या में लोग थे जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही थी। और आपको सिम्टम ऑनसेट से, यानी बीमारी होने से लेके आपकी सीवियरिटी होने में जो समय था वो बहुत अधिक था, वो बहुत कम था इस बार। पिछली बार थोड़ा समय हमको मिल जा रहा था 6-7 दिन का। इस बार जो है व्यक्ति आज संक्रमित हुआ है, आज वो ठीक है, और कल उसका अचानक से ऑक्सीजन सैचुरेशन वो डिप कर रहा है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी। तो ये चुनौतियाँ थी, वाकई में बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। अब फिर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कर्व डिक्लाइनिंग कर्व है, कम हो रहा है। वापस से हम लोग का जनपद कोरोना कर्फ्यू से आंशिक रूप से मुक्त हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये युद्ध समाप्त हुआ नहीं है। अभी इसमें और भी बचे हुए हैं, इसमें इसके अध्याय और भी बचे हुए हैं, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है ये पूरे विश्व के लिए। और हमारे देश में चूँकि आबादी भी ज़्यादा है, घनत्व भी ज़्यादा है, तो हमारा देश खास तौर पर इससे बुरी तरह से जूझ रहा है। अभी भी हम इस लड़ाई में हैं, और हालांकि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वायरस पराजित हो रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रिकॉशंस सबको लेने हैं वो लोग लेते रहें। डीएम साहब, इस बीच एक क्राइसिस भी काफ़ी हमने झेली, और पहली लहर के बाद दूसरी लहर में हमने ये देखा कि लोगों को पर्याप्त संख्या में बेड मिल पाना, ट्रीटमेंट अच्छे से मिल पाना, ऑक्सीजन की क्राइसिस काफ़ी झेली। तो आपको नहीं लगता कि अब एक ये दोनों लहर जो कोरोना की रही, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिली हैं भविष्य को लेकर? हमें बहुत चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। हालांकि इसमें मैं ये कहूँगा कि पिछले साल का ही जो अनुभव था उसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा भी कई इसमें कोशिशें की गई थी, हम लोग के द्वारा भी। जैसे
जनपद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचाए गए थे ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए। जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी पर्याप्त इंतज़ाम करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो तीव्रता थी और जो संख्या थी वो कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो जो इंतज़ामात और जितने प्रयास थे उनमें और भी करने की आवश्यकता महसूस हुई, और भविष्य के लिए ख़ास तौर से। इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जो पूरे देश में ही थी, हमारे जनपद में भी थी, वो ऑक्सीजन की थी। हमारे यहाँ एक ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट केवल था, और जब मैं उनसे बातचीत करता था तो उनका कहना था कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको अपनी फुल कैपेसिटी पर रन करना पड़े, और कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। जो अस्पताल आता था उसको तुरंत मिल जाता था। अचानक से ऐसा हुआ कि इतनी भारी संख्या में अस्पतालों की डिमांड हो गई, लोगों की डिमांड हो गई जो होम आइसोलेशन में थे। तत्काल हम लोग ने एक दूसरा जो रिफिलिंग प्लांट तैयार हुआ था उसको हम लोग ने इमरजेंसी में शासन से बात करके उसको परमिशन दिलवाई, लेकिन फिर लिक्विड ऑक्सीजन की थोड़ी सी समस्या आ गई कि उस सेकंड प्लांट को मिल नहीं पा रहा था। हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में हैं, हम सब जानते हैं, हिंद और मेयो। वो पहले से ही सरकार ने अधिसूचित करके रखे थे, L2 L3, उनको भी ये निर्देश थे कि वो पूरी तैयारी करके रखें इस वेव के लिए भी। इसमें हिंद में उनका अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था जो कुछ हद तक उनकी जो ज़रूरतें थे उसको मीट करता था। मेयो में नहीं था, हालांकि उन्होंने ऑर्डर वगैरह सब प्लेस करके रखे थे, लेकिन उस समय नहीं वो उसका संचालन कर पाए, उस समय उनको सप्लाई नहीं हो पाई। उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अचानक से जो उनकी पूरी कैपेसिटी है वो मीट आउट हो जाएगी। अगर हम बात करें हिंद या मेयो की, दोनों में लगभग 150-200 की उनकी टोटल कैपेसिटी थी, ICU की, HDO की, ऑक्सीजन बेड्स की मिला के। और बहुत जल्दी, मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर इतनी भारी संख्या में मरीज़ आ गए। और हम यहाँ जब बाराबंकी में बैठते हैं तो केवल हम बाराबंकी की बात नहीं करते हैं, हमें लखनऊ की भी बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस में 80 से 90% पेशेंट लखनऊ के थे जो कि वहाँ से रेफ़र होके आ रहे थे। केवल हमारे जनपद के पेशेंट्स नहीं थे। तो हमें एक मेट्रोपॉलिटन जनपद के पास होने के जनपद का भी फ़र्ज़ निभाना था, और मुझे लगता है कि पूरे प्रयास हम सब ने किए, प्राइवेट सेक्टर ने भी, गवर्नमेंट सेक्टर ने, सभी लोगों ने, कि इसको निभाने का हम लोग प्रयास करें। बट वो एक चैलेंजिंग दौर था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। डीएम साहब, ऑक्सीजन का जो विषय है, जैसा कि आपने बताया कि चूँकि ये एक अनापेक्षित संकट था और बिल्कुल भी कोई तैयार नहीं था इसके लिए, और जो ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन था हमारे जनपद का वो सरप्लस ही हुआ करता था सामान्य परिस्थितियों में। तो बीच में ऐसी भी बातें सामने आई कि कई लोगों ने यहाँ आवेदन कर रखा था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, लेकिन शायद कुछ औपचारिकताओं में वो प्रक्रिया कहीं रुकी हुई थी। तो अब आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये जनता को मालूम चले कि कितने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लग रहे हैं, जिससे कि लोग निश्चिंत हो सकें कि भविष्य का अगर कोई संकट आने वाला है या तीसरी लहर की बात की जा रही है तो उसके लिए भी बाराबंकी जनपद तैयार है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट होते हैं जी। उनमें ये होता है कि उनको लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिक्विड ऑक्सीजन के सोर्स बहुत लिमिटेड है, वो वहीं से होता है जहाँ हमारी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि स्टील के प्रोडक्शन में ही लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और फिर उसे टैंकर्स के माध्यम से वहाँ से लाया जाता है। जैसे हमारे जो प्लांट थे सारंग और बाकी जो दूसरा प्लांट था जयसाई गैसेस, वो जमशेदपुर से या बोकारो से उनके टैंकर्स आते थे, क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं। ये थोड़ा बहुत आसान ये प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उनका टेम्परेचर मेंटेन होना होता है और वो डिपेंडेंट है। फिर अब आप समझ सकते हैं कि जब पूरे देश में आपदा चल रही होगी तो जमशेदपुर या बोकारो या उड़ीसा की जो स्टील मिल्स हैं वहाँ पे डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उनको पूरा केटर करना था। तो थोड़ा सा इसमें शुरुआत में समस्या आई थी, हालांकि बहुत अच्छी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें कंट्रोल रूम स्थापित करके और पूरे रिसोर्सेज को पूलन करके बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया था। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी हल्की सी समस्याएं थी। हाँ, काफ़ी मेहनत की, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए और सीधे उनकी इंडस्ट्रियल जो कंजप्शन को उसको भी बंद कर दिया। बट वो सब डिपेंडेंट था लिक्विड ऑक्सीजन की। हम लोग का जो प्रयास थे और जो सरकार के निर्देश भी थे कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना। जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, उसका एक तरीका है कि आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उसको लिक्विड ऑक्सीजन वो प्लांट लगाएं। इस तरह के प्लांट हमारे इस लहर से पहले केवल हिंद मेडिकल कॉलेज में था, और वो भी उसकी क्षमता केवल 345 लीटर्स पर मिनट थी, जिसमें कि अगर आप मोटा मोटी समझें तो हाई फ्लो ऑक्सीजन अगर किसी व्यक्ति को चल रहा है तो शायद 30 या 35 पेशेंट्स ही उस पर निर्भर हो सकते हैं।
तो आप ये समझिए कि पूरे जनपद में केवल 30 से 35 पेशेंट्स तक के लिए ही हमारे पास क्षमता थी कि हम खुद अपनी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर सकें। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि अब इसको किया जाए। अब उस समय आपदा के समय जब सारी क्राइसिस चल रही थी, सप्लाईज सारी इफ़ेक्टेड थी, क्योंकि आप जानते हैं कि डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाईज भी जो उसमें प्रभावित होती हैं। प्लानिंग उस समय हम लोग ने शुरू की थी। ये हमें भी पता था कि ये संभव है कि शायद इस वेव में इतना कारगर ना हो, लेकिन हमें भविष्य के लिए तैयार रहना है। आज की तिथि में मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी हमारे श्रोताओं को कि आपका जो जिला अस्पताल है, आपका जो सिरौली गौसपुर का जो कंबाइंड हॉस्पिटल है, इन दोनों जगहों पे हमने सैंक्शन कर दिया है और वो बहुत जल्दी 1.5 से 2 महीने में वह संचालन भी हो जाएगा। उसमें हम लोग 500 लीटर्स पर मिनट का प्लांट लगा दिया जो सीधे वातावरण से ऑक्सीजन लेके उसे कन्वर्ट करेगा। पाइप रॉ मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका जो है ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे CSR से भी लोग आगे आए हैं। तो उसमें हमारा जो CHC सिद्धौर पड़ता है, वहाँ पे हमारे जो बलरामपुर चीनी मिल है हैदरगढ़ में स्थित, उसने एक प्लांट सैंक्शन कर दिया, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। वो भी जो है संभावना है कि बहुत जल्द 1-1.5 महीने में लग जाएगा। और एक प्लांट हमारा CHC फतेहपुर में, टोरेंट एक एजेंसी है जो शासन द्वारा नामित किया गया था, उनके द्वारा भी CSR में किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे PM केयर्स के प्लांट्स हैं, वो तो बहुत हाई कैपेसिटी के प्लांट्स हैं, 1000 लीटर्स पर मिनट के, वो भी उनके भी फेज्ड मैनर में चल रहा है। तो वो भी सैंक्शन जब हो जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि PM केयर से भी जनपद को मिला है। जी, हमारे PM केयर से भी जो हमारे जनपद को प्लांट्स मिल रहे हैं, जिला अस्पताल के लिए भी, महिला चिकित्सालय के लिए भी और सिरौली गौसपुर के कंबाइंड हॉस्पिटल के लिए भी। जी, हमारे 3 प्लांट उनमें से भी मिल रहे हैं। और वो भी जब हमारे हो जाएंगे, उनमें शायद 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि अगर कभी हमें नेक्स्ट वेव का सामना करना पड़े और हमें तैयार रहना चाहिए, तब हमारे जनपद को ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिंगर्स क्रॉस, लेकिन ऐसा प्रयास हम लोग पूरा कर रहे हैं और होपफुली ऐसा ही होगा। अच्छा DM साहब, हेल्थ क्राइसिस जो हमने झेली है, उसके साथ साथ लॉकडाउन हमें लगाना पड़ता है जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं ताकि संक्रमण ना बढ़े। तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है उन लोगों की जीविका का जो अल्प आय वर्ग से जुड़े लोग हैं, और इस दौर में तमाम स्टार्टअप्स जो थे वो क्रश कर गए, जिन लोगों ने पिछले 1-2 साल में कोई नया काम शुरू किया था, क्योंकि लगातार 2 बार उन्हें लॉकडाउन और लॉकडाउन खुल भी जाता है तो मार्केट को सेटल होने में टाइम लगता है। तो आर्थिक मोर्चे पर किस तरह का अनुभव मिला है? इधर जिला प्रशासन का नेतृत्व आप कर रहे हैं, किन चीज़ों को आपने देखा है, किन ऐसे बिंदुओं को आपने महसूस किया है जहां पर काम करने की ज़रूरत है जिससे आर्थिक मोर्चे पर आम जनता को राहत मिल सके? देखिए, इसमें कहूँगा जो पिछली बार हमारा लॉकडाउन था वो क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था और उसमें लगभग आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को छोड़ के सभी उद्योग भी बंद थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत थी। हमारे यहाँ माइग्रेंट्स भी बाहर से आए थे। इस बार का जो था वो एक कर्फ्यू था, पार्शियल कर्फ्यू जिसे कहें, कोरोना कर्फ्यू। इसमें हमारे सारे उद्योग चल रहे थे। माइग्रेंट्स की भी संख्या इस बार नगण्य थी, बाहर से कोई नहीं आए थे क्योंकि बाहर भी सारे उद्योग चल रहे थे। लॉकडाउन ज़रूर था लेकिन उद्योगों को चलने की अनुमति थी, तो अधिकांश जो लोग हमारे उद्योग में लगे हुए थे वो प्रभावित नहीं हुए थे। कृषि के क्षेत्र में भी ये सीज़न था जब गेहूँ को काटा जाता है, उसे बेचा जाता है, तो वो भी निर्बाधित तरीके से वो कार्य भी चल रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग लगे होंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में लगे होंगे या अन्य जगहों पे लगे होंगे, उनकी जीविका को कुछ हद तक चोट पहुंची होगी। तो उनके लिए भी सरकार द्वारा जैसे पिछली बार किया था, इस बार भी किया जा रहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको जो जिसकी जीविका गई है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसको जो पात्रता है उस श्रेणी में अगर आता है तो उसको 1000 रुपये प्रति महीना देने की कार्रवाई वो चल रही है। उसके अलावा हम लोग की फूड किचन्स वगैरह रन कर रही थी। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट देने की बात है, वो हमारे जो मनरेगा के कार्य होते हैं उसमें प्रयास किया जाता है। और अब वापस से क्योंकि लॉकडाउन हमारा खुल गया है तो मुझे लगता है कि अब इतनी कोई दिक्कत इस बार मैं नहीं फोर्सी कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार इतना बृहद स्तर से लॉकडाउन नहीं लगा था, अनलाइक पिछली बार। अच्छा, इसी बीच जनपद में राम स्नेही घाट में एक तहसील में एक इशू पैदा हुआ कि वहाँ पर कोई विवादित स्ट्रक्चर था जिसे आपकी टीम ने हटाया वहाँ से, और एक तरफ प्रशासन कोविड के फ्रंट पे लड़ रहा था, दूसरी तरफ वहाँ से इस तरह की बातें आई और एक सियासी मुद्दा भी बना।
तो लोगों में बहुत जिज्ञासा रहती है, तमाम लोगों को ये लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ, गलत हुआ उनके साथ। और हालांकि प्रशासन ने आपके द्वारा इस पर ब्रीफिंग भी की गई थी, मीडिया को जानकारी भी दी गई थी, फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या स्थिति थी और क्यों वो स्ट्रक्चर हटाना वहाँ से ज़रूरी था। क्योंकि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग जो हैं चीज़ों को उतना बेहतर उस कानूनी पहलुओं को नहीं समझ पाते और भावुक हो जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ तो वो आवेश में भी आ जाते हैं, दुष्प्रचार में भी लोग कई बार फंस जाते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये कार्रवाई जो है वो उप जिलाधिकारी राम सिंह घाट द्वारा संपादित की गई थी और उनकी न्यायिक कैपेसिटी में ये कार्रवाई हुई है। और जो मुझे उनके द्वारा बताया गया है, जो मुझे आख्याएँ मिली हैं, उससे ये प्रथम दृष्टता सिद्ध होता है कि ये एक विधिक कार्रवाई थी, ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक कार्रवाई थी और इसे किसी भी धर्म या मज़हब या जाति से जो है बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई का कोई धर्म से, मज़हब से कोई इसका लेना देना हो ही नहीं सकता है। तो मेरी अपील यही रहेगी सभी लोगों से कि इसको उस दृष्टि से कदापि ना देखा जाए। और ये जो भी स्ट्रक्चर था, ये तहसील परिसर के अंदर था। ये एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बाहर था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो हमारी रेवेन्यू टीम के द्वारा पैमाइश इत्यादि हुई थी वो तहसील परिसर के अंदर ही था। और जितनी मेरी जानकारी है, जो मुझे बताया गया और जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, वो पूर्ण रूप से कार्रवाई जो है वो विधिक दायरे में हुई है और उसका धर्म से, मज़हब से किसी प्रकार से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। प्रशासन कभी भी जब कुछ कार्रवाई करता है तो वो एक पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है और वो गुण दोष के आधार पर की जाती है। तो मेरी अपील सभी से यही रहेगी कि इस प्रकार के दुष्प्रचार से कृपया बचें। जो तथ्य हैं वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं, वो विभिन्न तरीके से आए हैं। उनको तथ्यों को भी कई बार मैं देख रहा हूँ कि तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। ये कार्रवाई पूरी तरीके से मैं रिपीट करूँगा कि एक प्रशासनिक और विधिक दायरे के अंदर हुई है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमारे जनपद के जो लोग हैं वो इसको समझें। और भावुकता, कई बार ऐसे विषयों पर लोग भावुक होते हैं, लेकिन तथ्यों को समझना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ किसी भी देश में बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में जहाँ अलग अलग विश्वास, अलग अलग पंथ, अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ के जरिए ही आप एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। कई बार ऐसा आवश्यक होता है, ऐसे कठोर फैसले प्रशासन को लेने होते हैं। और पूर्व में भी देश में अलग अलग स्थानों पे रिलीजियस स्ट्रक्चर भी यदि कहीं रहे हैं तो वो हटाए गए हैं, अगर व्यापक जनहित में उनका हटाया जाना आवश्यक रहा। खैर, डीएम साहब, अभी सिरौली गौसपुर तहसील में एक बच्ची को लेकर एक बच्ची आई थी और ये कहा गया कि उसे इलाज नहीं मिला, जबकि कोविड के दौर में बिल्कुल हाइपर सेंसिटिविटी है। हॉस्पिटल्स को लेकर पूरी गंभीरता है कि 24 घंटे वहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं मिले, इलाज से कोई भी वंचित न रहे। और इस समय इलाज जो है वो शीर्ष प्राथमिकता का विषय है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस समय तो हमारा सारा फोकस अस्पतालों पे ही है कि कैसे हम उपचार कर सकें। और ये जो घटना हुई बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि इसमें एक 6 महीने की छोटी बच्ची जो है उसकी बात थी इसमें। जहाँ तक हमारी जांच टीम ने जो आख्या दी है मुझे, और जो मैंने गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड किया, उसमें भी ये सारे तथ्य आए हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जांच टीम ने बताया है कि वो बच्ची जब वहाँ आई थी तो उस समय उसकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही दुखद ये बात थी। और वहाँ पे जो फार्मासिस्ट की जो उपस्थित थे, वार्ड बॉय थे, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन क्योंकि तब तक जो है मृत्यु हो चुकी थी, वो उसमें कुछ कर नहीं पाए। एक बात ये ज़रूर आ रही है कि वहाँ पे शायद डॉक्टर उस समय तत्काल उपस्थित नहीं थे, वो थोड़ा विलम्ब से वहाँ पहुँचे। अगर यदि ऐसा सच है तो ये बहुत ही संगीन बात है और इसमें जो है कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बहरहाल जो भी बातें थी वो हम लोग ने जांच आख्या में अपनी इंक्लूड करके उसको शासन को भेज दिया और वहाँ से जो है इस संबंध में जो भी यथोचित कार्रवाई है वो भी शीघ्र की जाएगी। लेकिन इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि शासन की भी यही मंशा है और हमारे भी प्रशासन की भी यही मंशा है और यही प्रयास है कि हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं अपने दूरस्थ क्षेत्रों में भी वो उपलब्ध कराएं। हमारे अब तक जो है CHCs थे, उनमें इमरजेंसी 24 घंटे संचालित थी कोविड के दौरान। अब कल से आदेश आ चुके हैं कि OPD भी वहाँ संचालित होंगी और PHCs में भी संचालित होंगी। तो मुझे लगता है
एक दिक्कत जो थोड़ी ज़रूर आ रही थी कोविड के समय, क्योंकि हमें उन्हीं डॉक्टरों से बाकी काम लेना था, उन्हीं से आरआरटी का अपना संचालन करना था, उन्हीं से सैम्पलिंग करवानी थी, उन्हीं से बाकी काम भी करना था। तो शायद पीएचसी से हमारी उनका संचालन ओपीडी के चलाने के निर्देश तो ज़रूर थे, और सीएचसी में तो सिर्फ इमरजेंसी के निर्देश थे, लेकिन कुछ हद तक इफेक्टेड था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। अब वो समस्या मुझे लगता है अब आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। अच्छा, इस प्रकरण में एक बात कही गई चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा कि बच्ची छत से गिरी जी, जबकि आपकी ऑफिसर्स ने भी वहाँ विजिट किया होगा उनके घर पे, और सांसद जी भी जनपद के गए और मीडिया की टीम भी गई। हम सभी लोगों ने देखा कि उनके पास छत है ही नहीं, वो सिर्फ छप्पर में रहते हैं, बेहद गरीब परिवार है जी। तो इस तरह की जो सीनियर ऑफिसर्स, जिला स्तरीय अधिकारी, सीएमओ, वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्लास 1 के अफसर हैं, उनको इस तरह से एक तथ्यहीन रिपोर्टिंग उनके द्वारा किया जाना, या फिर वो उनके नीचे की टीम ने गंभीरता से उन्हें सूचना नहीं दी, फीडबैक नहीं दिया, जो भी कारण रहे हों, लेकिन एक सीनियर अफसर के द्वारा गलत फैक्ट आपको भेज दिया जाना, और जिला अधिकारी के लिए ये संभव नहीं होता कि वो हर विषय पे स्वयं जाके खड़ा होकर देखे। आपके नीचे से जो रिपोर्ट्स आती हैं कई बार आप भी उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। तो आपने ट्विटर पे वो जानकारी भी दी जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि साहब जिसके घर में छत नहीं है उसको ये कहना कि उसकी बच्ची छत से गिर गई, जबकि 100% वहाँ छप्पर में ही वो लोग रहते हैं। तो इस त्रुटि को आपने कितना गंभीरता से लिया? नहीं, बात सही है उसमें, ये बात बिल्कुल सही है कि वो बच्ची जो हमारी भी जांच में बाद में पाया गया कि वो छत से नहीं गिरी थी, छत थी ही नहीं वहाँ पे, वो तखत में मेरे ख्याल में लेटी हुई थी और उससे वो नीचे गिर गई थी। असल में जब ये न्यूज़ आना शुरू हुई थी उस दिन सुबह सुबह ये ज़रूरी था कि एक जो तथ्य हैं उनको, जो प्रारंभिक तथ्य हैं उनको प्रेस नोट के माध्यम से संज्ञान में लाया जाए, और सीएमओ साहब से जो भी जानकारी प्राप्त की होगी सीएमओ साहब ने उस आधार पर प्रारंभिक ये एक किया होगा। हालांकि जो तथ्य था वो गलत था, आपने जैसा बताया वो नहीं करना चाहिए था। और ये भी बात है कि उसके साथ ही जो है जांच टीम भी हम लोग ने भेज दी थी, 2 एसीएमओस की और अपने एसडीएम साहब की, इस बात से कि वो अब विधिवत जांच करके हमको शाम तक आख्या देगी। लेकिन एक प्रारंभिक एक सूचना आज के जो एज है, इंफॉर्मेशन एज है, उसमें ये देना ज़रूरी था। तो उस क्रम में सीएमओ साहब ने किया होगा, बट ये बात सही है कि ये तथ्य था वो गलत था, और इसको मेरे ख्याल से इसमें और छानबीन करने के बाद ही सही तथ्य जो है वो दिया जाना चाहिए था। डीएम साहब, बाराबंकी एक बड़ी जनसंख्या का जनपद है, और हमारा जो नगर क्षेत्र है, मतलब हम लखनऊ, राजधानी लखनऊ का सबसे निकटवर्ती जनपद है, तो अन्य जनपदों से यहाँ की चुनौतियाँ भी थोड़ा सा भौगोलिक रूप से डिफ़र करती हैं, और अर्बनाइजेशन तेज़ हो रहा है। लखनऊ में अब बहुत कम स्थान बचा है लोगों के रहने के लिए, तो धीरे धीरे आउटस्कर्ट्स में डेवलपमेंट हो रहा है। बाराबंकी में आपका देवा रोड और नवाबगंज तहसील के जो बॉर्डर्स हैं, फतेहपुर तहसील, हैदरगढ़ तहसील के जो बॉर्डर्स हैं, वो उस व्यापक नगरीकरण के दायरे में आ रहे हैं। यहाँ पर मास्टर प्लान एक बहुत पुराना है, लंबे समय से एक कवायद चल रही है कि नया मास्टर प्लान लागू हो, या फिर एलडीए से कुछ कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, या यहाँ का अपना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाए, तो यहाँ भी एक सुव्यवस्थित जो है अर्बनाइजेशन, अच्छी नगरीय व्यवस्था बाराबंकी को भी मिल सके। हाँ, चल रहा है प्रयास। मैं जब से आया हूँ पिछले 2 साल से हम लोग इस संबंध में बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसमें 2-3 विकल्प हो सकते हैं, या तो नगर पालिका का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, दूसरा यहाँ पे हम एक, जैसा आपने कहा, विकास प्राधिकरण का गठन हो। तो ये सारे प्रस्ताव शासन स्तर पे मुझे लगता है उस पर ज़रूर जो है विचार चल रहा होगा, सीरियस विचार चल रहा होगा, क्योंकि बाराबंकी अब सफ़ेदाबाद तक एकदम एक शहरी उसका स्वरूप जो है होता जा रहा है। तो प्लान डेवलपमेंट, और उधर अगर हम देवा की तरफ जाएं तो वहाँ भी होता जा रहा है, तो एक प्लान डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि बड़ा विषय है, लेकिन लोग देखते हैं जोड़ के कि जिस तरह से दिल्ली के बगल में नोएडा को विकसित होने का अवसर मिला जी, और एनसीआर डेवलप हुआ, उसी तरह स्टेट कैपिटल रीजन, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा इस तरह की सामने आनी चाहिए। और बाराबंकी के लोग ज़्यादा आशान्वित होते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं लखनऊ। जी जी, नहीं बिल्कुल सही बात है, ये आवश्यकता भी है, और ये इस पे विचार भी जहाँ तक मेरी जानकारी है चल रहा है। अब क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं तो वो उस स्तर पे मुझे लगता है कि जल्दी इनमें निर्णय भी होगा ही। बीच में पैंडेमिक के कारण जो है इस प्रकार के सारे जो मुझे लगता है नए गठन थे उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो प्रभावित हुए हैं, बट आई एम श्योर कि देर सवेर इसमें भी सार्थक कार्रवाई होगी। इस बीच इस संकट के दौर में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, उसमें एक बड़ी शिक्षा समाज को मिली है, पर्यावरण का सम्मान किया जाए। हालांकि ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन फिर भी बड़ी चर्चा हुई कि
पर्यावरण का सम्मान किया जाए, पेड़ों को उनको सुरक्षा दी जाए। हालांकि गवर्नमेंट हर वर्ष वृहद वृक्षारोपण करा रही है। आपने इस जनपद में वाटर बॉडीज़ को लेकर काम शुरू किया था जी। और यहाँ की जो झीलें हैं, जो वाटर बॉडीज़ है, बड़े तालाब, झील या जो भी अभिलेखों में जो वाटर बॉडीज़ दर्ज हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। और कल्याणी नदी को लेकर एक आपने स्पेशल एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो कल्याणी नदी अपने जहाँ से उसका उद्गम है और जहाँ पर वो उसकी जहाँ पर पूरी होती है किसी झील में मिल जाती है जाके, तो कल्याणी नदी का ओवरऑल जो रिनोवेशन आप करा रहे थे, उसको पुनर्जीवन देने का प्रयास आप कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट किस स्थिति में है? देखिए, हम लोग ने शुरुआत पिछले साल की थी, एक पायलट ही कहूँगा मैं उसे, क्योंकि 173 किलोमीटर की नदी थी और 4.5 किलोमीटर में ही हमने कार्य किया था। और इसमें जो हम लोग ने पाया कि जो अपस्ट्रीम है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। डाउनस्ट्रीम जब ये जाती है और सरयू नदी में इसका जो है जब ये जाती है तो वहाँ तक इसका उतनी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ये फ़्लो अच्छी कर रही है। लेकिन हमारा जो निंदुरा है और फतेहपुर है वहाँ पे ज़रूर दिक्कत थी। तो हमारा जो सेकंड फेज़ हम लोग ने शुरू किया था जस्ट बिफोर द सेकंड वेव ऑफ कोविड आया था, तब हमारा सेकंड फेज़ इसका शुरू हुआ था। तो उसमें हम लोग ने प्रयास किया था कि हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, 30 से 35 किलोमीटर में हम लोग इसको करना हम लोग ने शुरू किया था। कुछ हद तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस बार का जो पैंडमिक था वो वाकई अनलाइक लास्ट टाइम जिसमें कि गांव तक एक तरह से नहीं पहुंचा था, इस बार कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो कि अछूता रह गया था। अब हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ये सीतापुर में इसका ओरिजिन जहाँ तक होता है तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए जहाँ जहाँ ज़रूरत है इसको हम करते हुए इसको फेज मैनर में लाएंगे। बाकी आपने देखा होगा कि झीलों के संबंध में भी आपने बात की थी, एक जो रामस्नेही घाट में सराही झील थी उसमें ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है, वहाँ चिड़ियाँ आने लगी हैं, पक्षी आने लगे हैं। एक हमारी बघर झील है रामनगर में, वहाँ पे भी काफ़ी जो है काम हुआ है, जो उसमें जलकुंभी वगैरह होती है, बहुत भारी संख्या में थी, कई सालों से उन सबको हटाया गया है। वहाँ पे भी इस बार मुझे बताया गया कि पहली बार जो है पक्षी आए थे। अब तो ये बहुत संतुष्टि का विषय है। और उसके अलावा भी हम मनरेगा के अंतर्गत भी फोकस करते हैं वाटर कंजर्वेशन में, चाहे वो निजी लाभार्थी के तालाब हों, चाहे हमारे सार्वजनिक तालाब हों, उनको हम वापस अपना स्वरूप दे सकें, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़रूरी है होना। डीएम साहब, तालाबों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत गंभीरता दिखाई है कि वाटर बॉडीज़ को सुरक्षित रखा जाए। बाराबंकी में चूँकि ज़मीनें बहुत वैल्यूबल हो गई हैं, तो शहर के चारों तरफ या ख़ासतौर से जो सदर तहसील है हमारी, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर भी है आबादी का, तो यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ थी या जो हैं बहुत सी अवैध कब्जे का शिकार हो रही हैं। आपके आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं बाराबंकी के आसपास की, नेशनल हाईवे के किनारे कुछ तालाब थे, वहाँ भी मकान, दुकान, मार्केट आदि बन रही है। तो इनको अवैध कब्जों से, अतिक्रमण से बचाया जाए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जो रिज़र्व वाटर जो ये जल संचयन करती है, न सिर्फ उसमें जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक जीवन है, बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी जल संचयन और वाटर कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। जो अतिक्रमण का ये जो एक क्रोनिक प्रॉब्लम बन गई है, उससे निजात पाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और किए भी जाते हैं। आपने बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द प्रयोग किया कि ये क्रॉनिक डिजीज़ जैसे होती है, वैसे क्रॉनिक समाज की मनोदशा बन गई है। समाज में सभी को दोष नहीं देना होगा, लेकिन अधिकांश लोग, बहुत से लोग, जहाँ अवसर मिलता है वहीं सरकारी ज़मीनों हर प्रकार के आपने जी, ना केवल तालाब बल्कि ज़मीन, हर जगह के मैं तो उदाहरण देख रहा हूँ। मतलब कुछ अंतराल पे इसमें अभियान चलते रहना चाहिए, बीच बीच में लगातार चलते भी रहते हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे कि माननीय न्यायालयों के भी, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय की बात करें, बहुत सख्त निर्देश हैं और रिपीटेड ऑर्डर्स किए गए हैं कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्राथमिक दायित्व है कि इसको मुक्त किया जाए। और प्रयास भी करते हैं हम लोग, शासन के भी निर्देश हैं कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं कहीं दिक्कतें ये आ जाती हैं, जैसे अब तालाबों की आपने बात किया, तो उसमें ये संभव है कि जो लंबे समय से वहाँ पे लोग अब रहना उन्होंने आरंभ कर दिया है, तो शायद उनको डिस्पोजेस करना एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बावजूद कार्रवाई हम लोग करते हैं, वी ट्राई कि उनको कुछ और हम वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं उनके रहने की, और उसके बाद हम करें। और फिर भी अगर नहीं मानते हैं देन वी हैव टू रिजॉर्ट टू लीगल मेजर्स, जो भी होते हैं एविक्शन के।
और इसमें देखिए मंशा और थ्योरी में तो कोई संशय है नहीं कि ये बिल्कुल गलत है और ये होना चाहिए। जब ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब थोड़ा सा जो है हम लोग को एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी देखना पड़ता है। और बट मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जो लंबे समय से अतिक्रमण चला आ रहा है उसको तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ शायद जब विधिक कार्रवाई होती है तो दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जो नया अतिक्रमण होता है पहले तो वो हो क्यों रहा है? जब इतने सारे निर्देश हैं सभी जगहों से तो वो होना क्यों चाहिए? और उसमें भी एक तरह से मैं कहूँगा कि कई वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो आ जाते हैं और वो काफ़ी पेचीदा मामला हो जाता है। बट इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा और इस पर हम लोग ने अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया तो वो समय दूर नहीं है जब ये कुछ बचेगा नहीं हमारे पास, क्योंकि आबादी तो बढ़ ही रही है और लोगों की आबादी बढ़ने के साथ समाज में लोगों की जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, या कह लीजिए जो अनाधिकृत इच्छाएं, गलत जो इच्छाएं हैं लोगों की, लालच जिसको कहते हैं, लालच भी बढ़ रहा है। तो चीज़ों को बचाना आने वाली जनरेशन्स के लिए, फॉर बेटर लीगल सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है कि डिसिप्लिन स्टेट के लिए कि जो लॉ है वो एनफोर्स हो सके नीचे तक, धरातल तक। खैर डीएम साहब, अब तीसरी लहर की जो चर्चा है इसमें बच्चों को लेकर काफ़ी बात हमारे वैज्ञानिक और चिकित्सक कह रहे हैं कि, और गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है और अब ये तैयारी की जा रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि बच्चे यदि प्रभावित होंगे, क्योंकि बड़ों ने या यंग एज के लोगों ने जो संकट झेला है हॉस्पिटल में, बच्चों को हॉस्पिटल में आइसोलेट करना या कहीं पे रखना, या ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही एक संवेदनशील विषय है। तो क्या तैयारी है धरातल पे, शासन जो निर्देश दे रहा है किस तरह से उसको क्रियान्वित कर रहे हैं कि कम से कम ये जो हमारे बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, वो उन पर कम से कम असर पड़े इसका? देखिए, इसमें जो अभी तक हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं वो हमें अपने जो दोनों मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हमें पीको की स्थापना करनी। पीको पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, बच्चों के लिए आईसीयू जो होता है, और उसके अतिरिक्त हमें अपने महिला चिकित्सालय में और 4 CHCs में भी हमें स्थापना करनी। महिला चिकित्सालय में 20 बेडेड पीकू कम से कम और बाकी CHCs में 10-10 बेड की पीकू। तो उसके लिए हम लोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी महिला चिकित्सालय में जो नई बिल्डिंग बनी हुई है उसमें 4थी मंजिल को चिन्हित किया गया है, वहाँ पर्याप्त स्थान है। अब उसमें हमें वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट चाहिए होगा क्योंकि बच्चों का अलग सब कुछ आता है, वेंटिलेटर भी अलग है, बाईपैप अलग है, सब कुछ अलग होता है। तो वो सब भी कार्रवाई चल रही है। उसमें पाइपलाइन वगैरह भी ऑक्सीजन की बिछ रही है। महिला चिकित्सालय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ भी हम एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा दें। उसी प्रकार से हमारे CHCs जो हमने 4 चिन्हित किए हैं वहाँ पे भी ये कार्रवाई चल रही है, ताकि जब अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे हम लोग उस समय पूरी तैयारी हमारी रहे। और दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी कहा गया है कि समयबद्ध रूप से आप लोग भी, उनके पास जगह की कोई कमी है नहीं और ऑलरेडी उनके यहाँ कुछ किसी न किसी रूप में संचालित हैं। उसको ये है कि अब और सुदृढ़ करना उसमें, और जो हमें इक्विपमेंट स्पेसिफिक है कोविड से संबंधित और पीकू से संबंधित, उसको हमें वहाँ पे उनको इसका इंतज़ाम करना है। तो कार्रवाई चल रही है और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग तैयार रहें। थर्ड वेव के लिए हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव के लिए हमारी जो जनपदों की जो हमारी व्यवस्था है वो पूरी तरह से, देखिए अभी तक हम जो अनुमान लगा पा रहे हैं कि थर्ड वेव कैसी होगी, लेकिन कोविड एक ऐसा वायरस सिद्ध हो रहा है कि जो कोई प्रेडिक्शन किसी ने मतलब मुझे नहीं लगता सोचा होगा कि ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट अचानक से हो जाएगी। फिर भी जो एक यथासंभव जो हम कह सकते हैं कि जो जितना कर सकें, जितना हम कर सकें। अब जैसे म्यूकरमाइकोसिस की बात हो गई है तो वो भी एक अचानक से इसका एक तरह से मतलब रैम्पेंट फॉर्म में आ गया। तो अभी हम जितना एंटिसिपेट कर पा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग ज़रूर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हम सब जो है अभी मानसिक रूप से तैयार रहें कि कोई और ये चुनौती हमारे सामने फेंकेगा तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और अपना अनुशासन हमें नहीं खोना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसमें हमें लापरवाही तनिक भी नहीं बरतनी है। डीएम साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वैक्सीनेशन का, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने और गवर्नमेंट ने भी इसको मान लिया है कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो बाराबंकी जैसे बड़ी जनसंख्या वाले जनपद में किस तरह से आपने रणनीति बनाई है, किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में वैक्सीनेट करके एक कोविड से एक सुरक्षा उन्हें प्रदान कर दी जाए?
देखिए, वैक्सीनेशन के हमारे कई चरणों में ये लागू हुआ है। पहले चरण में हमारे जो दिसंबर जनवरी से शुरू हुआ था, उसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, चाहे हम लोग रेवेन्यू के स्टाफ हों, पुलिस हों, स्वास्थ्य विभाग के, उनका हुआ था। तो उनमें तो अधिकांश, मुझे लगता है 95% से ऊपर लोग वैक्सीनेट हमारे हो चुके हैं। और यही शायद कारण था कि इस बार इतनी विकराल स्थिति थी और सब फील्ड में हम लोग थे, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं बचे रहे इसके प्रकोप से। दूसरे चरण में हमारे 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तीसरे चरण में 45 वर्ष से ऊपर का। अब ये एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारी जो कुल जनसंख्या है वो 7 लाख के आसपास है, अगर हम 45 वर्ष के ऊपर की बात करें। 1 महीने पहले तक हम लोगों ने उसमें से 1 लाख लोगों को भी हम टीकाकरण नहीं करवा पाए थे। और शायद प्रदेश में हम लोग सबसे बॉटम पे थे, 75वें स्थान पे था हमारा, 75 जिले 75वां स्थान था हमारा। हमारी इतनी बुरी स्थिति थी टीकाकरण को लेके। तो एक ये दिमाग में आया कि इसमें कुछ रेडिकल कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे तो काम चल नहीं सकता है। और ये हम डिससर्विस कर रहे हैं अपने आप को और अपने लोगों के साथ। हम इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं अगर हम उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो ये हमें जो आकलन किया, हमें ये लगा कि लोगों को शायद दिक्कत आ रही है अस्पतालों तक आने में। खासतौर से कोरोना कर्फ्यू लग चुका था, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ आके उनको वेट करना पड़ता था, क्योंकि हमारी जो ANMs थी और बाकी लोग थी वो वेट करती थी 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब वायल खोली जाएगी, ताकि वेस्टेज ना हो। वो अपनी तरफ बिल्कुल सही थी, लेकिन उससे लोगों को टाइम वेस्ट हो रहा था। तो ये हमने सोचा कि अगर हम लोग पहले से मोबिलाइज़ करें गाँव में लोगों को और गाँव तक हम ले जाएं, गाँव में जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसी को हम एक टेम्प्रेरी वैक्सीनेशन सेंटर बना दें। इसमें दिक्कत ये थी कि बच्चों का जो टीकाकरण होता है वो घर घर जाके होता है, इसमें हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें हमें डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, उसको आधा घंटा हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है, और एक टेम्प्रेरी ही चाहे सेटअप होना चाहिए अस्पताल का, क्लिनिकल सेटअप, ताकि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो हम उसको टैकल कर सकें। तो हमने फिर ये सोचा कि हम उन गाँव को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमारे नए उत्साही प्रधान निर्वाचित होकर आए, जहाँ वो खुद उत्साहित हैं कि अपना गाँव वो कोरोना के संक्रमण से मुक्त करवाएंगे। वहाँ हम लोग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो हमारी सरकारी क्षेत्र की है, जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, निगरानी समितियाँ हैं, जिले स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी हम लोग ने वहाँ लगाई। और उसी के साथ साथ हम लोग ने सहभागिता सुनिश्चित की अपने जनप्रतिनिधियों की, अपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की, जितने वहाँ संभ्रांत व्यक्ति थे उन सब की। हम रोस्टर तैयार करते थे सप्ताह भर का, हर 15 ब्लॉक हैं हमारे, हर ब्लॉक में 3 से 4 गांव हम लेते थे हर दिन। और पहले से लोगों को पता होता था कि आज के दिन वहाँ पे टीम आएगी। पहले से हमारी टीमें जाके वहाँ पे निगरानी समितियाँ प्री रजिस्ट्रेशन करवा देती थी, क्योंकि ये भी एक इशू था। वहीं पे मौके पे रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल था, लोगों को दिक्कत आती थी, इतने टेक्स हैवी शायद नहीं थे, ताकि जिस दिन टीका हमारा लग रहा है और कोई कार्य ना रहे, केवल टीका का रहे, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पहले से ही हम लोग ने देख ली हो। और यही हुआ, अद्भुत इसके परिणाम मिले। कहाँ एक समय था जब 19 मई से पहले जब हम 1000 या 1200 ही टीके लगवा पा रहे थे पूरे दिन में। अचानक से जब हमने ये शुरू किया तो पहले दिन ही ये फिगर 3500 पार कर गया, और फिर धीरे धीरे एक पीपल्स मूवमेंट बनता गया और 5000 6000 तक का भी आंकड़ा आ गया, और हम प्रदेश में 75th से टॉप 3 पे आ गए। कई दिनों में तो हम शीर्ष स्थान पर भी थे। और एक बहुत अच्छा लगा जो ये पीपल्स मूवमेंट का मॉडल है, पीपल्स मॉडल है, बाराबंकी मॉडल। ये कोई सरकारी मॉडल या डीएम का मॉडल नहीं है, ये गलतफहमी लोगों को ना हो, ये लोगों का मॉडल है, एक सफल मॉडल है जो लोगों का मॉडल है। उसको फिर प्रदेश सरकार ने उसकी सराहना की और उसको कहा गया है प्रदेश के बाकी जिलों में भी उसको लागू किया जाए। और अब हम लोग 45 गांव की जगह अब हम लोग ने 75 गांव प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। आज भी चल रहा होगा अगर आप गांव जाएंगे। 75 यूनिट्स आपकी पर डे? 75 यूनिट्स हमारी पर डे। हमारी डॉक्टरों की टीम रहती है, सब कुछ रहता है वहाँ पे, एम्बुलेंसेज भी कई जगहों पे रहती है या पहुँच जाएंगी जहाँ भी दिक्कत होगी। और अभी तक बहुत सफल तरीके से ये चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यूनिट पर डे अगर 75 पॉइंट्स पे अगर 100 व्यक्तियों को भी लगे, जी हमारा टारगेट यही है कि 100 हम लेके चलते हैं। कई जगह कुछ कम ज़्यादा होता है, अच्छा मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, कई चुनौतियाँ रही हैं। और जो भ्रांतियाँ थी हमारे मन में कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं होंगे, वृद्ध लोग नहीं होंगे, महिलाएं नहीं होंगी, बिल्कुल उल्टा जो रिजल्ट आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा इच्छुक हैं, वृद्ध लोग ज़्यादा इच्छुक हैं, महिलाएं ज़्यादा इच्छुक हैं। हमें अब प्रॉब्लम आ रही है शहरी क्षेत्रों में। बहुत हैरानी की बात है कि शहरी क्षेत्रों में 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में तो जो हमारे नवयुवक हैं वो इच्छुक हैं, लेकिन 45 वर्ष के ऊपर के लोग नहीं इच्छुक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं एकदम बहुत। अब तो मेरे पास फ़ोन आते हैं प्रधानों के कि साहब हमारे गांव में आप कब लगा रहे हैं। एक अच्छी स्वस्थ एक जैसे कहते हैं कंपटीशन हो गया। क्षमता क्या है जनपद की? आप एट अ टाइम कितने यूनिट्स वैक्सीनेशन की, कितनी टीमें एक्टिवली आप दे सकते हैं? नहीं देखिए, क्षमता अभी हम अपनी रीच नहीं कर पाए। पर्याप्त वैक्सीन, मैं वही बता रहा था,
जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है आने वाले महीनों में देश में सरकार चाह रही है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन दी जाए जी। और प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में डोज आपको मिले। तो उसको लेकर मतलब एक कुछ ऐसा प्लान है कि हम मैक्सिमम एक दिन में कितने लोगों को दे पाएंगे? देखिए, डिपेंड डोजेज की अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड होता है हम कितना खर्च करते हैं। अगर हम दिन में 1000 ही खर्च कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगले दिन के लिए हमें 1200 ही मिलेंगी। तो वो हम जितना खर्च करेंगे हमें उतनी मिलती जाती है। ये भी सबको समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे जनपद के हित में, हमारे लोगों के हित में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन लगाएं ताकि हमें और डोजेज मिल सकें। और कोई समस्या हमारे यहाँ तो वैसे भी नहीं होती, क्योंकि बाराबंकी बिल्कुल बगल का जिला है, हमें जब चाहिए होता है डोजेज आ जाती है। वैक्सीन की क्राइसिस अभी तक वैक्सीन की क्राइसिस किसी प्रकार की नहीं है, और हमारी टीमों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास टीम्स भी पर्याप्त उपलब्ध हैं जो वैक्सीन लगा सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बच्चों का टीकाकरण का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुली पूरे प्रदेश में रोल आउट हुआ है। और वही हमारी नर्सेज हैं, वही एएनएम्स हैं, वही लोग हैं जो कर रहे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इसको हम अगर हम इसको 3 गुना भी और बढ़ा देंगे तो भी कोई विशेष दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ये एक स्टेप वाइज मैनर में करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे और टारगेट लेके चलते हैं और उसमें परफॉर्मेंस कम रहा तो उसमें भी फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए इसका जो उसके सुरक्षा के मानक भी हैं जी, ये सब भी थोड़ा देखना होता है। तो कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना डॉक्टर आदर्श को, बाराबंकी के जिलाधिकारी हैं, और एक बड़ी जनसंख्या वाला जनपद है ये। और कोरोना लहर, जब पहली बार कोरोना आया और उसमें जिस तरह से समस्याएं आईं, उसके बाद दूसरी बार जो बहुत घातक लहर जो अभी भी चल रही है, इस पूरे संकट में बाराबंकी के लोगों को इस संकट से उबारने में जिस तरह से प्रशासन ने काम किया, कई अधिकारी भी खोए, कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने, मैं कहूँगा कि वो वीर गति को प्राप्त हुए। हमारी जनता को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए ड्यूटी करते हुए वो लोग संक्रमित हुए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसी काफ़ी संख्या है बाराबंकी में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जनपदों में लोगों ने मेहनत की है, सरकारी तंत्र के लोगों ने, सभी लोगों ने। तो हम बाराबंकी के जिलाधिकारी को बधाई देंगे कि दूसरी लहर में भी उनकी टीम सक्सेसफुली पूरी ताकत से इस दूसरी लहर से लड़ रही है। और हम चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में इस संकट का अच्छे से सामना कर सके पूरा जनपद। तीसरी लहर की बात हो रही है, उसके लिए भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जनपद डॉक्टर आदर्श के नेतृत्व में न सिर्फ स्वास्थ्य के मोर्चे पर बल्कि सभी फ्रंट्स पे, सभी मोर्चों पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।